दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में जनहित। सियासी डोर हो या धर्म का शोर, न मुद्दों से समझौता न सवालों से डर। राजनीति में होती है राष्ट्रहित की बात और हक की आवाज के लिए बदलाव का यह है आगाज। सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जो आज जनहित में आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं। जनहित की ब्रेकिंग स्टोरी है, भारत मंडपम में शर्टलेस कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के जरिए देश को बदनाम करने की जो साजिश की, उसके मास्टरमाइंड के तौर पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिग स्टोरी में आज बात करने वाले हैं भगवा पर लगे कलंक के किरदारों की। शंकराचार्य विवाद में आशुतोष ब्रह्मचारी की कुंडली आज हम खंगालने वाले हैं। और एक्सक्लूसिव स्टोरी में बात यूपी की होगी, कैसे 2027 के लिए पॉलिटिकल प्रयोगशाला बन गया है यूनिवर्सिटी कैंपस। नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा का पूरा विवाद लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। और जनहित स्पेशल में रात 9:30 बजे दिखाएंगे ईरान को आखिरी अल्टीमेटम। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जनहित की ब्रेकिंग स्टोरी को विस्तार से रखते हैं आपके सामने। एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में शर्ट उतारकर प्रदर्शन और नारेबाजी के आरोप में आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे दिल्ली के तिलक नगर थाने में करीब 20 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ हुई, लेकिन ज्यादातर सवालों पर टाल मटोल और पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर पुलिस ने उदय को कर लिया गिरफ्तार। इसके बाद उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। फैसले के बाद पुलिस उदय भानु को कोर्ट से लेकर निकली तो बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उदय भानु मीडिया के सवालों पर पूरी तरह से खामोश रहे। पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु के वकीलों और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सरकारी वकील में जबरदस्त बहस भी हुई है। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु की 7 दिन की कस्टडी मांगी, जिसका उनके वकीलों ने यह कहते हुए विरोध किया कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखिए दिल्ली पुलिस की ओर से क्या दलीलें दी गई और यहां पर उदय भानु चिब की ओर से क्या कहा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा 7 दिन की कस्टडी चाहिए, उदय भानु चिब की ओर से कहा गया गिरफ्तारी की तो जरूरत ही नहीं थी, हमने किया क्या है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कहा सामान मुहैया कराए गए हैं उदय भानु चिब की ओर से और बाकायदा ये जानना जरूरी है कि आखिर और किस तरह से इन्होंने मदद की। जबकि उदय भानु चिब के वकीलों की ओर से कहा गया यह हास्यास्पद दलील है, इसको नहीं माना जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी उदय भानु के निर्देश पर ही भारत मंडपम में गए थे, तो आरोपी के वकील की ओर से कहा गया कि लोकतंत्र में प्रदर्शन राष्ट्रीय शर्म कैसे हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी अंदर गए, नारेबाजी की, पुलिस कर्मियों को पीटा भी, ये लोग माहौल खराब करना चाहते थे। इस पर उदय भानु चिब के वकील की ओर से जवाब दिया गया कि दिल्ली पुलिस इस मामले को जानबूझकर जबरदस्ती बड़ा कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया उदय भानु साजिश के मास्टरमाइंड है, इनके लोगों ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और देश की एकता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आरोपी के वकील ने अपनी दलील दी कि इस तरह की गिरफ्तारी से एक गलत रास्ता खुल जाएगा, रोज एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाने लगेगा। और आखिर में दिल्ली पुलिस की दलील दमदार साबित हुई और उदय भानु चिब को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वो मास्टरमाइंड है, वो सरगना है, कुछ भी बना लीजिए, कहानियों के पुलिंदे बना बना के आप कोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं। एकदम आर्बिट्री तरीके से दिल्ली पुलिस इसमें पूरा बिहेव कर रही है। इसमें कोई अब शक बचा नहीं है। जिस तरीके से वो पीसी मांग रहे हैं और जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि वो चाहते क्या, उनके इरादे क्या हैं। अब कांग्रेस के वकील अपने नेताओं को बेगुनाह बता रहे हैं, जबकि उदय भानु चिब के अरेस्ट मेमो से इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
इसमें उदय भानु चिप को एआई समिट के दौरान 20 फरवरी की घटना का मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताया गया है। उदय भानु पर बाकी आरोपियों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी नारों के जरिए हिंसा की साजिश का भी आरोप लगा है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पर साजिश के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के काम में बाधा डालने और उन पर हमले के भी आरोप लगे हैं। अरेस्ट मेमो में उदय भानु चिप पर पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं करने और फरार आरोपियों के नाम नहीं बताने का भी जिक्र किया गया है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन की जांच तेज कर दी है। पहले दिल्ली के तिलक नगर थाने में उदय भानु चिप से लंबी पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया गया, फिर हिरासत मिली। इसके बाद अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उदय भानु को अपनी हिरासत में लेकर आगे की तफ्तीश जांच शुरू कर दी है। पूरी साजिश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। अब इस केस में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष समेत अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उदय भानु चिब, अजय कुमार विमल, राजा गुर्जर, ये तमाम वो नाम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र सिंह यादव, शर्टलेस साजिश में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके अलावा 4 और नाम देखिए, कृष्णा हरी, कुंदन यादव, अजय कुमार, नरसिम्हा यादव। कुछ आपको इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ के बारे में अभी भी तलाश लगातार की जा रही है। ये वो आरोपी हैं जिनके नाम सामने आए हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर सियासी जंग भी अब तेज हो चली है। आपको बताते चले, कांग्रेस इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे अराजकता का नमूना करार दे रही है। कांग्रेस के मुताबिक उसके नेताओं की गिरफ्तारी तानाशाही की मिसाल है, तो बीजेपी एआई समिट में हुड़दंग का देशद्रोह करार दे रही है। हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे। भस्मासुर राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे। हमारे पास गांधी है, हमारे पास कोई गोडसे नहीं है, हमारे पास गांधी है। और आज युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी है। रा से रार हो गया, भू से हुड़दंग हो गया, और ला से मैं लफंगा ही कर सकता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स का बहिष्कार करके वहां सैकड़ों हजारों लोगों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ नारे कौन लगा रहा था? प्रोटेस्ट जो था उसका स्टैंडर्ड और ये जो जिस ढंग से नंगापन कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट में, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस मामले में एक और राजनीतिक युद्ध जारी है, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की धुआंधार कार्रवाई भी चल रही है। घटना 20 फरवरी की है, जब एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी और भारत अमेरिका व्यापार सौदे के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के मुताबिक यूथ कांग्रेस ने दंगे और नेपाल के जेन-ज़ी आंदोलन जैसी साजिश रची थी, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रदर्शन बता रही है। इसे लेकर आज ही यूथ कांग्रेस के ऑफिस में बैठक भी हुई, जिसमें महिला कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता भी शामिल हुए। इस मीटिंग में तय किया गया कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई देश भर में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। फैसले के तुरंत बाद दिल्ली और जयपुर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। तानाशाहियां हैं। मुझे बताइए, मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन था मास्टरमाइंड? हाँ, जैसे बहुत बड़े आतंकी हमले, हथियार के टी शर्ट बरामद हुई है, जैसे 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। हाँ, टी शर्ट बरामद हुई। टी शर्ट कहाँ प्रिंट हुई? कौन से प्रिंटर ने प्रिंट की? आज हम ही ने अपनी महिला कांग्रेस ऑफिस में बैठकर मैंने खुद टी शर्ट खरीदी है, बता रही हूँ। अपना पुलिस समय बर्बाद मत करना। ये मैंने खरीदी, ये मैंने ही लिखा है और मैंने ही पहना है। ये हम अभी भी पहनकर घूम रहे हैं, हमने लिखा है। और अभी अभी बताइए ना, आपको जानना क्या है, क्यों अपनी पुलिस, अपनी ताकत का अमित शाह जी देश भर में इस्तेमाल कर रहे हैं?
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, सीधे उसका रुख करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से जो नाम इस बार उम्मीदवारी की रेस में है उसमें विनोद तावड़े का नाम प्रमुख है। विनोद तावड़े बड़े नेता, उनका नाम सबसे आगे है, जबकि 7 में से 6 सीटें महायुति आराम से जीत सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के कोटे से 1 सीट केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले को फिर से दी जाएगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि एनसीपी कोटे से पार्थ पवार और शिवसेना से राहुल शिवाले राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी से विनोद तावड़े के अलावा विजया राहटकर, धैर्यशील पाटिल का नाम भी इस समय रेस में चल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी काफी ज्यादा तेज हो चली है। जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए 3-4 दिनों से इस देश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की चर्चा हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज किया है, लेकिन अभी पुलिस सबूत जुटा रही है, इसीलिए ना तो पूछताछ हुई है और ना ही हिरासत में लेने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ संत समाज बल्कि सियासत की धारा भी इस मुद्दे पर बढ़ गई है। कुल मिलाकर इस वक्त 4 सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यह है, क्या शंकराचार्य पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं? दूसरा सवाल यह, क्या यौन उत्पीड़न का आरोप किसी साजिश के तहत शंकराचार्य के ऊपर लगाया गया है? तीसरा सवाल आपके सामने रखते हैं कि क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से शंकराचार्य निशाने पर हैं? और चौथा सवाल ये, क्या शंकराचार्य सच छिपा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि शंकराचार्य की पदवी सनातन में सबसे बड़ी है। शंकराचार्य का पद पूजनीय है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता है। इसीलिए जब ये आरोप सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूरे मामले का सच क्या है। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस शख्स ने इस मामले में शंकराचार्य को घेरा है वो खुद दूध से धुला हुआ व्यक्ति नहीं है। जब से ये मामला उजागर हुआ है, अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की कुंडली भी लोग खंगाल रहे हैं, खोल रहे हैं और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। 19 मुकदमे तो इसके स्वयं जहाँ निवास करता है शामली जिले में, इसका अच्छा व्यवहार है कि 19 मुकदमे इनके जिले में ही लिख दिए गए। सबसे पहले इस अपराधी को जो 19 मुकदमों में लिप्त है, वो आपसी में लिप्त है, पहले इसको पकड़े, इसको जेल भेज। रोडी और 1 नंबर का 420 आदमी है। आरोप लगाना तो इसका मेन मुख्य पेशा है। आशुतोष ब्रह्मचारी मेरे मोहल्ले में ही रहता है और ये लोगों पर फर्जी मुकदमे करता है और इसका काम है लोगों से वसूली करना, ब्लैकमेलिंग करना। आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सजा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा सताने की कोशिश में लगी। अभी आपने जिन लोगों की बातें सुनी हैं, ये वो लोग हैं जो आशुतोष ब्रह्मचारी को करीब से जानने का दावा करते हैं और ये यूपी के अलग अलग जिलों के लोग हैं। आशुतोष महाराज उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी मूल रूप से यूपी के शामली जिले के रहने वाले हैं। दावा तो ये किया जाता है कि आशुतोष महाराज का धार्मिक डेब्यू ही विवादों के साथ हुआ था। जहां की ये रहने वाले हैं, वहां की शाकुंभरी देवी मंदिर पर कब्जे के आरोप इनके ऊपर हैं। शंकराचार्य पर आरोप लगवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी 25,000 के इनामी हैं। आशुतोष को पुलिस ने 6 महीने तक जिला बदर कर रखा था। शामली जिले में जमीन कब्जाने, अवैध वसूली के मामले भी इनके ऊपर दर्ज हैं। शामली के कांदला थाने में 27 मुकदमे आशुतोष महाराज के खिलाफ दर्ज हैं। गो तस्करी का केस गोंडा के थाने में दर्ज है। आशुतोष के भाई विनीत की पहचान भी बतौर हिस्ट्री शीटर है। जिस कांधरा इलाके के ये रहने वाले हैं, वहां के लोगों ने कैमरे पर बताया है कि झूठे आरोप लगाकर अवैध वसूली करना इनका पेशा रहा है। जालसाजी के आरोप भी लोगों ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगाए हैं। आशुतोष महाराज का नाम भले ही आज मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन पश्चिमी यूपी के लिए ये नाम काफी पुराना है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 2 हलफनामे हैं। पहला हलफनामा साल 2004 के लोकसभा चुनाव का है, दूसरा 2009 के चुनाव का। आरोप है कि 2004 में जब इन्होंने कैराना से पर्चा भरा तब नाम आशु शर्मा उर्फ अश्विनी था, लेकिन 2009 के हलफनामे में इन्होंने अपना नाम आशुतोष पांडे कर लिया।
तब मुजफ्फरनगर से लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा। दावा तो यहां तक किया जाता है कि इन्होंने 2004 के चुनाव में उम्र की हेराफेरी की थी। तब दस्तावेजों में 18 साल की उम्र थी, लेकिन 25 बताकर चुनाव लड़ा। साल 2006 मुजफ्फरनगर में आशुतोष पांडे नाम के एक अधिकारी एसएसपी बनकर आए थे। जानकार बताते हैं कि उन्हीं से प्रभावित होकर आशु ने अपना नाम आशुतोष पांडे रख लिया था। आरोप है कि अपना रसूख दिखाकर इसने धार्मिक, सामाजिक और रामलीला की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों की जमीन भी कब्जाने का आरोप है। जिस वक्त आशुतोष पांडे को पुलिस ने जेल भेजा था, उस वक्त यूपी में बीएसपी की सरकार थी। और आरोप तो ये भी लगते हैं कि सांसद सतीश मिश्रा के फर्जी लेटर पर एक जेलर का ट्रांसफर करवा दिया था। इसके संबंध है राजनीतिक लोगों से। आशुतोष जी इसके जो अपने आप को कहता मैं ब्रह्मचर्य, कोई ब्रह्मचर्य महाराज नहीं है, ये इसका सिर्फ यही बिजनेस है। आदतन ये लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवाता है, उनसे ब्लैकमेल करके उनसे रुपया ऐंठता है। करोड़ों रुपया आज तक ब्लैकमेल करके लोगों से वसूल कर चुका है। आज शंकराचार्य ने वाराणसी में एक तस्वीर जारी की और दावा किया कि शामली के एसएसपी रहे अजयपाल से आशुतोष महाराज के रिश्ते हैं और ताजा विवाद में इन दोनों की भूमिका है। एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं। हालांकि इस आरोप को कुछ घंटे बाद ही आशुतोष महाराज ने बयान देकर तस्वीर को फर्जी बताया और अजयपाल को भी निशाने पर लिया। मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और माननीय न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। आशुतोष महाराज ने तस्वीर पर तो सफाई दे दी है, लेकिन जो आरोप उनके पड़ोसी और इलाके के लोगों ने लगाए हैं वो बेहद संगीन हैं और यही वजह है कि शंकराचार्य पर लगे आरोपों को लोग शक के नजरिए से देख रहे हैं। वहीं शंकराचार्य ने पूरे विवाद में आज प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा की एंट्री करा दी। ये दावा किया कि इन सब के पीछे वही हैं। आपको याद भी होगा कि पिछले महीने संगम स्नान के दौरान ही सरकार बनाम शंकराचार्य विवाद की शुरुआत हुई थी। शंकराचार्य पर जो आरोप लगे हैं वो पूर्ण रूप से सियासी हो चुका है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता इन दिनों लगातार वाराणसी जा जाकर शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुलाकात की है। इसके पहले चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जाकर शंकराचार्य से मिले थे। अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के साथ हैं, वो लगातार बयान भी दे रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। जो 4 पीठ बनी, उसमें एक पीठ के शंकराचार्य विराजमान हैं, परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी। उनके ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं और घृणित मुकदमा लिखा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, भाजपा की सरकार को। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से सड़क पर उतरकर और इसका विरोध करेगी। और शंकराचार्य की गिरफ्तारी का मतलब है कि पूरे सनातन की गिरफ्तारी, पूरे सनातन का अपमान। समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा काशी और काशी का एक एक जन शंकराचार्य जी के साथ है। और इस तरीके से जो आरोप उनके ऊपर लगा है, उससे बहुत पीड़ा मिली। हम उनके साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं। आज ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम किया है और अब पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र को निशाने पर ले लिया है। केरल का नाम केरलम किए जाने पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल का नाम नहीं बदल रही सरकार, ये आरोप लगाए हैं। पहले ही बांग्ला नाम करने का प्रस्ताव हमारी ओर से दिया गया था, लेकिन नाम क्यों नहीं बदला गया? असल में पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव राज्य सरकार पहले भेज चुकी है, लेकिन उसको लेकर फैसला नहीं लिए जाने पर ममता बनर्जी की ओर से ये सवाल केंद्र सरकार पर दागे गए हैं।
लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। देखिए, राज्यों के नाम पर राजनीति किस तरह से हावी होती हुई चली जा रही है। हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों मानो यूपी में सियासत का धर्म संग्राम चल रहा है। रमजान का महीना है और नमाज के सवाल पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस 3 दिनों से अखाड़ा बना हुआ है। आज हनुमान चालीसा की भी वहां एंट्री हो गई। ऐसा लग रहा है मानो 2027 के लिए छात्र नेताओं का पॉलिटिकल प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा हो। रविवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने लाल बारादरी के पास रोजा इफ्तार किया, नमाज पढ़ी थी। तस्वीरें वायरल होने के बाद कल कैंपस में दूसरे पक्ष के छात्रों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और अब आज मंगलवार का दिन है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कैंपस में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। अब नमाज के जवाब में मस्जिद के पास आज हनुमान जी की मूर्ति कुर्सी पर रखकर छात्रों के एक गुट ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह करीब 11 बजे दर्जन भर छात्र जब मस्जिद के करीब चालीसा पाठ कर रहे थे, तभी बड़ी संख्या में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग भी कैंपस में आ पहुंचे। ये लोग भी लाल बारादरी के पास हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। काफी देर तक कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। धक्का मुक्की हुई, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। जाएंगे यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। उस दिन कहा पुलिस थी, उस दिन कहा पुलिस थी तो नमाज हो रही थी। पुलिस कह रही क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जा सकता? क्यों नहीं पढ़ा सकता? हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता? शुद्धिकरण भी कराएंगे इस विश्वविद्यालय का। ये पुलिस अपना काम करे ना, जो छात्र है विश्वविद्यालय छात्रों का पुलिस का है। ये सारी प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से नमाज यहाँ रोकी गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ बाहर नमाज करके प्रदर्शन करने का जो फालतूपना किया गया। जिस वक्त कैंपस में ये सब हो रहा था उस वक्त भारी मात्रा में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लाल बारादरी मस्जिद के पास पुलिस ने घेरा बनाकर रखा हुआ था, लेकिन इस घेरे के बावजूद कई लोग वहां पहुंच गए, हाथ में गंगा जल लेकर छिड़काव करने लगे। हिंदूवादी संगठनों ने उस जगह से शुद्धिकरण का दावा किया जहां परसों नमाज पढ़ी गई थी। नमाज का विवाद शुद्धिकरण और हनुमान चालीसा तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके तनाव खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन ने शांति भंग करने के आरोप में 13 छात्रों को नोटिस दिया है। असल में रविवार को जब मस्जिद के बाहर लोग नमाज पढ़ रहे थे तब मानव श्रृंखला बनाकर कुछ लोग हिंदू छात्रों ने उनकी वहां पर मदद की। पुलिस ने लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी पर नमाज पढ़ना और सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में नोटिस भी जारी किया है। खास बात यह है कि मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ छात्रों को नोटिस दे दिया गया है। बहुत से लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर नमाज को लेकर दिक्कत क्या है, तो पहले जरा इसका इतिहास जान लीजिए। लाल बारादरी का निर्माण 1820 के आसपास नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने कराया था। लाल ईंट और 12 दरवाजों वाला भवन है ये, इसीलिए लाल बारादरी इसे कहा जाता है। इस इमारत में स्टाफ हॉल, बैंक और कैंटीन पहले से थी। 200 साल पुरानी इमारत होने से स्थिति जर्जर हो चुकी है। प्रशासन ने इमारत के हिस्से को सुरक्षा के लिहाज से घेर दिया है। चूंकि लाल बारादरी की खराब हालत को देखते हुए उसके पास जाने पर रोक प्रशासन ने 21 फरवरी को ही लगाई थी। लिहाजा अगले दिन यानी 22 फरवरी को विपक्ष के छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मामला नमाज वर्सेस हनुमान चालीसा तक जा पहुंचा है। अब आगे इस पूरी खबर में स्थिति किस रूप बैठेगी, ऊंट किस करवट जाएगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात बवाल के बिहार फाइल्स की करेंगे, जहां सरकार और विपक्ष का टकराव चरम पर है। एक तरफ जहां विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध तो कभी रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर पटना की सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं। पहली तस्वीर आज कारगिल चौक पर हुए प्रदर्शन की है, जहां लाइब्रेरियन के खाली पदों पर बहाली के लिए सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला।
दूसरी तस्वीर कल पटना में चौकीदार संघ के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज की है। आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी विधायकों ने चौकीदारों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पोस्टर बैनर लेकर धरना दिया। सदन में कामकाज शुरू हुआ तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कुमार सर्वजीत ने हंगामा शुरू कर दिया। सामने बैठे नीतीश कुमार थोड़ी देर चुपचाप सब देखते रहे, लेकिन शोरगुल नहीं थमा तो आरजेडी विधायकों पर मुख्यमंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। आप बेमतलब का मत बोलिए। अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए सब लोग। आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है, जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब गमले के गुलामों की बात कर लेते हैं। नोएडा में फ्लावर शो खत्म होने के बाद खूबसूरत फूलों को जैसे तोड़ा गया, गमलों को लूटा गया। उससे शो की सोशल मीडिया पर पहले तो जमकर किरकिरी हुई, फिर जब एबीपी न्यूज ने 2 दिन बाद शो वाली जगह की पड़ताल की तो गमले को लेकर भागने का सिलसिला भी दिखा। सवाल उठता है कि ये किस तरह की मानसिकता है, क्यों किसी खूबसूरत आयोजन का अंत इतना बदसूरत हुआ। देखिए, यहाँ लूटपाट की होड़ मची है। खूबसूरत फ्लावर शो के खत्म होने के साथ ही फूलों के लुटेरे आधम के। हैरानी तो ये है कि इन्हें रोकने और समझाने की कोशिश हुई तो नौबत झगड़े तक आ गई। पागल हो क्या कर रहे हो? फ्री का लेके बीवी को प्यार दिखाएंगे, अभी भी तो रख दो ना, थोड़ी भी सर में फेंक दो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। नोएडा के सेक्टर 33 में शिवालिक पार्क में खूबसूरत फ्लावर शो खत्म क्या हुआ? भद्र समाज के लोग नाजुक फूलों की लूटपाट करने लगे। इन लोगों की हरकतें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गईं। एबीपी न्यूज की टीम इस लूटपाट के 48 घंटे बाद फिर से उसी जगह पहुंची तो फिर गमला चोरी करते हुए लोग पाए गए। कोई अपनी कीमती कार में गमला ले उड़ा तो कोई ऑटो, बाइक और साइकिल तक में गमले लाद कर चलता बना। पढ़े लिखे हो आप सर, अब आप देख लो मुंह छुपा रहे हो। काम क्यों ऐसा कर रहे हो आप कि आपको इतने दूर जाना पड़े? ये स्थिति है, ये हमारा पढ़ा लिखा समाज है। ये देखिए, गाड़ी नंबर DL 6 CP 6965, पूरी गाड़ी की डिग्गी भर में गमले पड़े हुए हैं। ये मैडम ऑटो बुक करके सिर्फ गमला उठाने आई थी। मैडम, फूल आप लोग लेकर जा रहे हो? हाँ भैया। फूल का मतलब क्या था? एग्जीबिशन है, फ्री मतलब बट रहा है क्या? नहीं भैया, हमने तो पैसे दिए। अच्छा, पैसे दिए? नहीं पैसे नहीं दिए, हम ना थाने से आए, हमने थाने से लिए। थाने से लिए? अरे भाई मुझे नहीं पता, तो लेट हो रहा है। चलो भैया, बताइए ना थोड़ा सा। मतलब रहनी एग्जीबिशन लगी है क्या? सवाल है कि नोएडा प्रशासन ने भी इस आयोजन को आखिर में लूटपाट के लिए छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका जल्दी से रुख कर लेते हैं। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि ईरान से बढ़ती टेंशन के बीच व्हाइट हाउस का बड़ा बयान आया है। ईरान को लेकर कूटनीति ही ट्रंप का पहला विकल्प है। अगर ईरान कूटनीति से नहीं माना तो फिर मिलिट्री एक्शन होगा और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर घातक हमला करेंगे, यह व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है। ईरान को लेकर कूटनीति ही ट्रंप का पहला विकल्प है और अगर नहीं मानता है तो फिर मिलिट्री एक्शन होगा और इसके लिए हम हिचकेंगे नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, अमेरिका लगातार अपनी पैनी निगाह बनाकर रखा हुआ है। ईरान से बढ़ती टेंशन के बीच व्हाइट हाउस का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 25 फरवरी को इजरायल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। यह उनकी इजरायल की दूसरी यात्रा होगी। पीएम मोदी साल 2017 में इजरायल गए थे, तब ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजरायल यात्रा थी। अब 9 साल के बाद पीएम मोदी दोबारा इजरायल दौरे पर जा रहे हैं। इसे भारत इजरायल के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 25 फरवरी की शाम को तेल अवीव पहुंचेंगे। अपने 30 घंटे के इजरायल दौरे पर पीएम मोदी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठकें होंगी। पीएम मोदी इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ प्राइवेट डिनर भी करेंगे और इजरायल की संसद को संबोधित भी करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे को कवर करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इजरायल पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 के बाद अब पहली बार इजरायल पहुंच रहे हैं। इजरायल ऐसे समय पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इजरायल दौरे के कई मायने हैं। भारत हमेशा से पश्चिम एशिया के मुद्दे पर अपनी राय रखता रहा है, शांति की बात करता रहा है और जब 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में आतंकी हमला हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा भी की थी। यह कहा जा सकता है कि इस दौरे में भारत और इजरायल के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और इजरायल के बीच कुछ नए समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, यरूशलेम, इजरायल। पीएम के दौरे पर स्पेशल कवरेज लगातार आप देखते रहेंगे एबीपी न्यूज पर। और अब आज का जनहित मंत्र। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता सीधे दिल में। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।